Hello everyone, myself Shruti Garg and I welcomes you all on my channel that is Shruti Garg Knowledge Hub. Today we are going to continue our chapter that is demand for class 11th microeconomics. But this session is somewhat different because our explanation of this chapter is already completed in previous videos and today we are going to do some questions which is very interesting of this chapter and include in HOTS means high order thinking skills. So we are going to study about we are going to discuss about such questions. So, but before starting our today's session, I request you all, please subscribe my channel and share my videos as much as possible. And if you like the videos, then click on the like button. So let's start today's session. Our first question is, does a fall in income have the same effect on demand for the given commodity? Means कि अगर किसी की इनकम फॉल हो रही है तो किसी भी कॉमोडिटी के लिए जो इफेक्ट होगा डिमांड के ऊपर वो कॉमन रहेगा, सेम रहेगा. तो इसके लिए उन्होंने क्या पूछा है, फिर से समझ लेते हैं कि क्या अगर किसी पर्सन की इनकम फॉल हो रही है तो उसका असर डिमांड पर सेम रहेगा, किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड पर सेम रहेगा. तो उसको समझने के लिए हमने कहा था नो, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, नो ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इसमें गुड्स करे हैं. एक तो होता है आपका इंफीरियर गुड्स, क्लियर, एक होता है आपका नॉर्मल गुड्स. तो अगर किसी पर्सन की इनकम रिड्यूस हो रही है तो इनकम रिड्यूस होने पर इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है. जबकि अगर मैं बात करूं नॉर्मल गुड्स की, तो अगर किसी पर्सन की इनकम कम होती है तो उस केस में नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है. क्यों? क्योंकि अब उसका बजट अलाउ नहीं करेगा नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम करने के लिए. क्लियर? और अगर वो एक नेसेसिटी है, यानी कि अगर वो एक नेसेसिटी गुड है, एक ऐसा गुड है जिसकी हमें जरूरत है, तो इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर डिमांड में नो चेंज आएगा. डिमांड में नो चेंज. नो चेंज क्यों? क्योंकि वो हमारी लाइफ की क्या है, नेसेसिटी है. एज इट इज दी नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ. तो इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मुझे तो वो चीज खरीदनी ही है, तो डिमांड पर असर नहीं आएगा. क्लियर? सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है या क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सॉरी, क्वेश्चन इज, हाँ जी, क्वालिटेटिव. बिल्कुल सही है कि लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है. मींस लॉ ऑफ डिमांड ये तो बताएगा कि प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, लेकिन कितनी इंक्रीज होगी या एग्जैक्टली इतनी ही इंक्रीज होगी ऐसा कभी नहीं बताएगा. यानी कि मैग्नीट्यूड नहीं बताता. सिंपल दे आर गोइंग टू टेल यू द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में चेंज होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, इंक्रीज होगी डिमांड या डिक्रीज होगी डिमांड, बस इतना बताएगा. बट हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस, या इतना ही परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ऐसा कोई भी बात लॉ ऑफ डिमांड आपको नहीं बताता है. दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है. नेक्स्ट इज अ न्यू स्टील प्लांट कम्स अप इन झारखंड. एक नया स्टील प्लांट झारखंड में आता है. मैनी पीपल हु आर प्रीवियसली अनएम्प्लॉयड इन द एरिया आर नाउ एम्प्लॉयड. और पहले जो लोग अनएम्प्लॉयड थे वो क्या हो जाते हैं, एम्प्लॉयड हो जाते हैं. हाउ विल दिस अफेक्ट डिमांड कर्व फॉर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एंड कलर टीवी. यानी कि पहले एक स्टील प्लांट झारखंड में एस्टेब्लिश होता है, जिसकी वजह से जो लोग पहले अनएम्प्लॉयड थे वो क्या हो जाते हैं, एम्प्लॉयड हो जाते हैं. एंड बाय देयर एम्प्लॉयमेंट व्हाट हैपन, कि उनके एम्प्लॉयड होने से जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर टीवी है और जो कलर्ड टीवी है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और कलर टीवी की डिमांड पर क्या असर होगा, हमें ये देखना है. तो व्हाट दे आर सेइंग, अब आप सोचिए कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, नाउ यू आर गेटिंग एम्प्लॉयड, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इनकम क्या हो जाएगी, रेज हो जाएगी, राइज हो जाएगी. एज योर इनकम राइजेस, तो हमारा पता है कि अगर हमारी इनकम राइज होती है तो इंफीरियर गुड की डिमांड क्या हो जाती है. अगर इनकम के कम होने पर डिमांड ज्यादा होती है इंफीरियर गुड्स की, तो इस केस में हमारी इनकम क्या हो रही है, हमारी इनकम क्या है, इंक्रीज हो रही है. हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है क्योंकि पहले जो लोग अनएम्प्लॉयड थे वो एम्प्लॉयड हो गए. और जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है वो क्या है, इंफीरियर गुड्स में काउंट होगा.
इसीलिए अगर इनकम बढ़ती है तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वहीं अगर आपके कलर्ड टीवी है तो कलर्ड टीवी किस में आएगा, नॉर्मल गुड्स में आएगा, और इसमें अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट होगा आपको कि अगर आप पहले आयरन स्टील प्लांट सेटअप हुआ जिससे जो लोगों की इनकम है वो इंक्रीज हो गई बिकॉज नाउ दे गेट एम्प्लॉयमेंट, तो इसलिए जो पहले वो इंफीरियर गुड्स की तरह ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज कर रहे थे उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम, और कलर टीवी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्लियर? नाउ आर नेक्स्ट इज, इसके अंदर अगर आप चाहें फॉर वाइड एक्सप्लेनेशन इफ दिस क्वेश्चन आस्क इन योर बोर्ड एग्जाम, सॉरी इन एग्जाम्स, तो आप, मैंने कहा था कि इसमें आप इजीली एक क्या बना सकते हैं, एक डिमांड कर्व भी बना सकते हैं। लाइक आप ये कही कि भाई हमने तो अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं करा, ये वाला हमने कल से, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मेरा डिमांड कर्व है जब मेरा सिंपली मैं अनएम्प्लॉयड थी, मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज कर रही थी, तो ठीक है, तो अगर मैं ये ब्लैक एंड व्हाइट की क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में बना रही हूँ, तो अगर मेरे पास एम्प्लॉयमेंट आ गया, अब क्या हो गया, मेरे पास मेरा एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो मेरी इनकम राइज हो गई। इनकम राइज होने से मेरा डिमांड का पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्या है मेरे लिए, अब इंफीरियर की तरह काउंट होगा। किसकी तरह काउंट होगा, इंफीरियर की तरह काउंट होगा। और इसी तरीके से आप चाहें तो एक डिमांड कर अपना कलर टीवी के लिए भी बना सकते हैं, जिसमें आप डिमांड को राइट पर शिफ्ट दिखाएंगे और कहेंगे कि एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस एज ही गेट एम्प्लॉयमेंट, दैट्स व्हाई उसकी इनकम इंक्रीज होती है, नाउ ही मूव ऑन टुवर्ड्स द नॉर्मल गुड एंड ही स्टार्ट परचेजिंग कलर टीवी, और कलर टीवी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। Next is, in order to encourage tourism in Goa, Indian Airlines reduces the airfare to Goa. How will it affect market demand curve for air travel to Goa? Means now our next question is कि अगर गोवा का टूरिज्म इंक्रीज करना चाह रहे हैं, इस मतलब गोवा ज्यादा लोग टूरिज्म के लिए जाएं, फॉर दिस पर्पस जो इंडियन एयरलाइन है उसने अपने एयर टिकट का किराया क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इसके लिए उन्होंने पूछा है कि जो लोग अब डिमांड कर पे क्या असर पड़ेगा, जो एयर के थ्रू जा रहे हैं टू गोवा, गोवा जो लोग एयर के थ्रू जा रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा। तो जहां तक है, आई नो दैट यू ऑल नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि हमारा डिमांड कर क्या हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या फिर ये कहे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होगा। क्यों एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्यों होगा, इस केस में क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होगा। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्यों होगा, क्योंकि हमारा एयर फेयर के प्राइस कम हुए हैं और हम एयर फेयर की ही डिमांड पूछ रहे हैं। तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम अपने खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करते हैं तो वहां पर एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज किया जाता है। दैट्स वाई अगर एयर फेयर के प्राइस कम हुए हैं तो ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। क्लियर? तो अगर हम इसका एक डायग्राम बनाना चाहेंगे तो हम सिंपल ये वाला बना सकते हैं, ये वाला, कि पहले प्राइस ये थे तो एयर फेयर की क्वांटिटी इतनी थी, प्राइस P से P1 हो गए तो क्वांटिटी Q से Q1 हो गई, और ये क्या हो गया हमारा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। Clear? Now our next question is, there are train and bus service between New Delhi and Jaipur. New Delhi और जयपुर के बीच में आपको ट्रेन की सर्विस भी मिलती है और बस सर्विस भी मिलती है। सपोज कि जो ट्रेन फेयर है दोनों सिटीज के बीच का वो कम हो जाता है, तो इसका असर बस सर्विस पे क्या पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया कि दो शहर हैं, टू सिटीज के बीच में ट्रेन सर्विस भी है और बस सर्विस भी है, ट्रेन सर्विस भी है, बस सर्विस भी है। ट्रेन सर्विस के जो है उसके चार्जेस कम हो जाते हैं, तो उसने पूछा है इम्पैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द फेयर ऑफ ट्रेन ओवर द डिमांड ऑफ बस सर्विस। तो पहली बात तो ये है कि ट्रेन एंड बस कैसे हैं आपस में, किस टाइप के गुड हैं, ये हैं आपस में सब्स्टिट्यूट टाइप के गुड्स, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स की हमने एक क्वालिटी पढ़ी है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस इंक्रीज होते हैं
तो गुड के ओन गुड की डिमांड क्या हो जाती है, प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड यहाँ बढ़ जाती है, और ये घटती है तो ये भी घट जाती है, राइट। तो इन केस अगर ट्रेन के प्राइजेस क्या हुए हैं, कम हुए हैं, तो क्योंकि बस इसका क्या है, सब्स्टिट्यूट है, तो बस ट्रेन के मुकाबले क्या हो जाएगी, कॉस्टलियर हो जाएगी, और जो लोग बस के थ्रू जाते हैं वो किसके थ्रू जाना शुरू कर देंगे, ट्रेन के थ्रू जाना कर देंगे शुरू, तो बस की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बस की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि डिमांड कर्व ऑफ बस नेगेटिवली स्लो, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा, यानी कि पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। तो अगेन इसको अगर हम एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन दें, तो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में हम क्या देंगे कि अगर बस की पहले इतनी डिमांड थी, तो ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ ट्रेन, जो बस की डिमांड है वो डी से D1 शिफ्ट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस एज द price of substitute good that is train decline, the demand curve of bus shift towards left, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर। नाउ our next question is, how is the demand for a good affected by the rise in the price of other good। ये तो बहुत सिंपल है कि अगर किसी दूसरे गुड के प्राइस में चेंज आता है तो उसका असर हमारे पर क्या पड़ेगा, तो हम कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस अगर चेंज करते हैं तो हमारे गुड पे सेम इफेक्ट आएगा, यानी कि अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट के बढ़ जाते हैं तो डिमांड गुड्स की इंक्रीज हो जाती है, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं तो हमारे गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इसमें क्या पूछा है उसने, हाँ राइज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, हम दोनों कंडीशन नहीं लिख सकते, इस क्वेश्चन में है राइज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड, यानी कि अगर दूसरे गुड के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारे गुड की डिमांड पर क्या असर आएगा, तो अगर वो सब्स्टिट्यूट गुड है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो हमारे गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, है ना, हमने पढ़ चुके हैं ये वाले टॉपिक्स। और अगर हमारा गुड ऐसा है, अदर गुड ऐसा अनरिलेटेड है, यानी कि एक तरफ मैं बात कर रही हूँ टूथपेस्ट की, दूसरी तरफ मैं बात कर रही हूँ कोल्ड ड्रिंक की, तो टूथपेस्ट और कोल्ड ड्रिंक का कोई रिलेशन नहीं है, तो टूथपेस्ट के प्राइस इंक्रीज होने से कोल्ड ड्रिंक की डिमांड पर कोई असर नहीं आएगा। तो अगर अनरिलेटेड गुड है तो नो चेंज इन दी डिमांड, क्लियर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई इन ईच केस, इफ व्हाट इज द फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स, डिमांड फॉर गुड वाई राइजेस। उन्होंने पूछा है कि गुड एक्स और गुड वाई के बीच में क्या रिलेशन है, अगर एक्स के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं और वाई की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। एक्स के प्राइस इंक्रीज होने पर अगर वाई की डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्स और वाई कैसे हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट गुड की क्वालिटी पढ़ी है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें यही बोला कि एक्स के प्राइस इंक्रीज हो गए तो वाई की डिमांड बढ़ गई, तो कैसे हो गई, ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड। दूसरा कंडीशन पूछे कि एक्स के प्राइस इंक्रीज हुए लेकिन वाई की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, तो उस केस में गुड्स कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वी हैव टू कैटेगराइज कि हमारा जो टर्म है वो एक्सपेंशन में आएगी, कॉन्ट्रैक्शन में आएगी, इंक्रीज इन डिमांड में आएगी या डिक्रीज इन डिमांड में आएगी। तो मैं एक एक पॉइंट आपके सामने पढ़ूंगी, देन यू विल डिसाइड कि किस फील्ड में आप उसे रखेंगे। पहला है, व्हेन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट राइजेस, अगर प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट इंक्रीज होते हैं तो सबसे पहले इसे बारफिकेट करने के लिए एक पिक्चर माइंड में क्लियर कर लेते हैं। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, तब होता है जब मेरे खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आएगा। इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है, जब किसी दूसरे फैक्टर की वजह से मेरी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस राइज हो रहे हैं, तो यानी कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं है, अब बचा इंक्रीज और डिक्रीज। तो उसमें कहा है इसने कि अगर प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट राइजेस, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस राइज होंगे तो मेरी डिमांड क्या होगी, राइज होगी, यानी कि क्या हो गया, इंक्रीज इन डिमांड। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी इंक्रीजेस, अगर गिवन कमोडिटी मतलब गिवन कमोडिटी जहां भी वर्ड आए, यानी कि वो मैं अपने प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। अगर प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, अगर मेरे खुद के प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो यानी कि पहली बात तो किसमें आएगा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आएगा, और गिर रही है तो किसमें आ गया, डिमांड कम हो रही है तो किसमें आ गया, कॉन्ट्रैक्शन में आ गया। नेक्स्ट इज व्हेन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर अदर फैक्टर में, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज।
और इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो गया, इंक्रीज इन डिमांड। When price of a given commodity expected to fall in future, जब मेरे प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में, प्राइस फ्यूचर में कम होने की सोच रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि मेरे प्रोडक्ट के प्राइस फ्यूचर में कम हो जाएं, तो अभी तो मैं फिलहाल अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज नहीं कर रही, यानी कि ये भी किस में आ गया, अदर फैक्टर्स में आ गया। तो अदर फैक्टर्स में फ्यूचर में अगर मेरे प्रोडक्ट के प्राइस कम हो सकते हैं, तो इसका मतलब आज की तारीख में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज इन डिमांड। When the given commodity become a fashion good, अगर जो मेरी इस वक्त की खुद की कॉमोडिटी है, गिवन कॉमोडिटी मतलब जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ फैशन गुड है, यानी कि बिल्कुल इस वक्त का जो फैशन है मैं उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो अगेन अदर फैक्टर है। दूसरी बात, फैशन गुड बनाऊंगी तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो किसका पार्ट हो गया, इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज अ सडन डिक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू एन अर्थक्वेक, अगर पॉपुलेशन कम हो जाती है अर्थक्वेक के आने से, अर्थक्वेक के आने से पॉपुलेशन कम हो रही है, तो मैंने तो अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कोई चेंज नहीं करा, यानी कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तो है नहीं। अब पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, तो किसका पार्ट हो गया, डिक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट इज व्हेन द प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी फॉल, अगर मेरे खुद के प्रोडक्ट के प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो किसमें आ गया, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें इफेक्ट बताना है कि डिमांड कर्व पर क्या इफेक्ट आएगा, डिमांड कर्व में क्या चेंजेस आएंगे, डिमांड कब चेंज होगा या नहीं होगा। वी हैव टू टेल दिस। पहला है कार, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो कार के डिमांड कर्व पे क्या असर पड़ेगा। तो कार एंड पेट्रोल कैसे गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। तो एज कार एंड पेट्रोल आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज होते हैं तो डिमांड ऑफ कार क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो कार का डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, राइट। हमारा ये अगर मैं कार का बना रही हूं डिमांड कर्व, तो ड्यू टू द राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, डिमांड कर्व ऑफ कार शिफ्ट फ्रॉम DC टू D1C, ठीक है, शिफ्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर विल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लैपटॉप, अगर लैपटॉप के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं तो डेस्कटॉप कंप्यूटर पर क्या असर पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप आपस में एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट हैं। तो अगर लैपटॉप के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेस्कटॉप कंप्यूटर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो उस केस में ये कैसे शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो डिमांड ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर इंक्रीजेज एज द प्राइस ऑफ लैपटॉप इंक्रीजेज, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट। इस वाले केस में क्या हुआ था, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ था। नेक्स्ट इज ब्रेड विद इंक्रीज इन इट्स प्राइस, इसमें उन्होंने कहा है कि अगर मैंने खुद के अपने प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज कर दी हैं, ब्रेड के प्राइस इंक्रीज कर दी हैं, तो क्या डिमांड का शिफ्ट करेगा, नहीं, डिमांड का शिफ्ट नहीं करेगा, सिर्फ उसका क्या होगा, मूवमेंट होगा टुवर्ड्स डाउनवर्ड, यानी कि ब्रेड के प्राइस इंक्रीज होते ही डिमांड क्या हो जाएगी, कम, ठीक है ना। तो यानी कि अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। किसका मूवमेंट हो जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा, डिमांड का शिफ्ट नहीं करेगा उसी स्लोप पे। बस स्लोप तो वही है ना, DD स्लोप तो यही है, चाहे मेरा P से Q था और P1 से Q1 पे आ गई मैं, ठीक है। तो प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया, डिमांड कर्व एज इट इज है, उसी डिमांड कर्व पे आपका स्लोप कर गया ऊपर की तरफ। नेक्स्ट इज ट्राउजर, ड्यू टू चेंज इन द प्रेफरेंस इन फेवर ऑफ जीन्स, ट्राउजर पे क्या असर होगा, अगर लोगों ने जीन्स को प्रेफर करना शुरू कर दिया है तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आया, तो आप क्या लिखेंगे कि जीन्स में लोगों की ज्यादा दिलचस्पी है, जीन्स ज्यादा पहनना चाहते हैं, दैट्स व्हाई ट्राउजर की क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बाजरा फॉर अ पुअर पर्सन व्हेन इनकम ऑफ सच पर्सन राइजेस, अगर बाजरे पर की डिमांड पर क्या इंपैक्ट होगा, अगर उस पर्सन की इनकम इंक्रीज कर जाती है, तो अगर उस पर्सन की इनकम इंक्रीज कर जाती है तो बाजरे की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगेन लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कॉफी व्हेन द प्राइस ऑफ टी फॉल, कॉफी व्हेन द प्राइस ऑफ टी फॉल, कॉफी एंड टी क्या है, आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, तो अगर टी के प्राइस गिरते हैं तो कॉफी उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी, और कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो अगेन लेफ्टवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट इज पेट्रोल, इफ द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, अगर पेट्रोल के डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, अगर लग रहा है कि फ्यूचर में
पेट्रोल के दाम इंक्रीज होने वाले हैं, तो आपने कई बार देखा होगा कि अगर पता लग जाए कि कल से पेट्रोल के दाम इंक्रीज होने वाले हैं तो आज ही लोग अपने व्हीकल्स की टैंक फुल करा लेते हैं, तो यानी कि आज की तारीख में डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा, राइट क्वेश्चन। क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज distinguish between an inferior good and a normal good. Is a good which is inferior for one consumer also inferior to for all the consumer? उन्होंने कहा पहली बात तो inferior good और normal good में डिफरेंस बताइए, और ये बताइए कि क्या अगर कोई गुड एक के लिए inferior है वो सभी के लिए inferior होगा? Explain it. तो उसमें सिंपल हमारा क्या है कि अगर किसी भी पर्सन की इनकम इंक्रीज करती है तो वो हमेशा अच्छे गुड कंज्यूम करना चाहेगा, और उस केस में वो क्या करता है, नॉर्मल गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाती है जबकि इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स होता है जो हमें लगता है कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। अभी आपने पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इंफीरियर गुड जो होगा वो सबके लिए इंफीरियर होगा? ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करेगा एक्चुअली क्या है कि गुड इंफीरियर है या नहीं। मैंने पहले भी बताया है कि गुड इंफीरियर है या नहीं वो गुड्स पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कंज्यूमर की इनकम पर। अगर कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को इसलिए परचेज कर रहा है क्योंकि उसकी इनकम कम है, देन दैट प्रोडक्ट विल बी कंसिडर्ड अंडर द इंफीरियर गुड। क्योंकि अभी हमने कहा बाजरा इंफीरियर गुड है उन लोगों के लिए क्योंकि वो उस बाजरे को इसलिए कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि उनकी इनकम कम है। बट आज की तारीख में हमें पता है कि बाजरा डॉक्टर्स प्रिफर करते हैं कि भाई बहुत अच्छा रहता है, गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वेट लॉस करने में काम आता है, तो जो रिचर पर्सन है वो इसलिए कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई है। तो यानी कि कोई भी गुड इंफीरियर है या नहीं वो डिपेंड करता है किसी भी कंज्यूमर की इनकम पर। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई गुड किसी एक के लिए इंफीरियर है तो वो सभी कंज्यूमर के लिए इंफीरियर ही काउंट होगा। क्लियर? नाउ our next question is it is a NCERT based question. Two question of NCERT are very good and I am going to discuss these two questions with you all. First is suppose there are two consumer in the market. उन्होंने कहा कि मानो दो कंज्यूमर है आपके मार्केट में और उन्होंने आपको डिमांड फंक्शन दिया है। ठीक है, डिमांड फंक्शन क्या दिया है कि जो फर्स्ट कंज्यूमर है D1, ठीक, D1 जो है डिमांड और कंज्यूमर, जो फर्स्ट कंज्यूमर की डिमांड है वो है आपकी 20 माइनस P, 20 माइनस P, D1P इज इक्वल टू 20 माइनस P, जिसमें P जो है उसकी वैल्यू 15 से कम या 15 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, 15 से कम, P की वैल्यू 15 से कम या 15 के बराबर होनी चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरे केस में बताया है कि डिमांड फॉर 2 की क्या बताई है, इसमें बताया है 30 माइनस 2P। क्लियर? इसका केस भी यही है कि इस केस में भी आपके जो प्रोडक्ट प्राइस है वो 15 से कम या 15 के बराबर होने चाहिए, और इन केस अगर प्रोडक्ट के प्राइस 15 से ऊपर पहुंचते हैं तो D1 और D2 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। यानी कि इसका, और आपको निकालना है मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड दे रखी है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मार्केट डिमांड। सो आपको ये पता है कि दोनों ही कंज्यूमर में एक बात कॉमन है कि भले इनका डिमांड फंक्शन अलग अलग है क्योंकि इनकी इनकम हो सकता है अलग अलग हो, अलग अलग नीड है, अलग अलग वांट्स है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि दोनों ही इस प्रोडक्ट को 15 रुपए से ज्यादा पे खरीदना नहीं चाहते। क्लियर? तो इन दोनों का अगर हम मार्केट डिमांड निकाले तो मार्केट डिमांड में हम क्या करेंगे, D1 प्लस D2। क्लियर? तो 20 माइनस P प्लस 30 माइनस 2P, यानी कि 50 माइनस 3P। 50 माइनस 3P आपकी मार्केट डिमांड रहेगी, जिसमें दोनों ही केसेस में अगर प्राइसेस 15 से ऊपर हुए तो कंज्यूमर डिमांड क्या कर देगा, 0 कर देगा। 15 रुपए से ज्यादा प्रोडक्ट के प्राइस नहीं होने चाहिए। क्लियर? तो आपका डिमांड, मार्केट डिमांड फंक्शन क्या बन गया, डी मार्केट P इज इक्वल टू 50 माइनस 3P। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस केस में आपको बोला है कि आपके पास 20 कंज्यूमर्स हैं और 20 के 20 कंज्यूमर की एक आइडेंटिकल यानी कि सेम डिमांड कर्व, आइडेंटिकल मतलब सेम डिमांड कर्व है। यू हैव टोटल 20 कंज्यूमर्स और जो आपका डिमांड कर्व है
वो डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व है dp इज इक्वल टू tan माइनस 3p, tan माइनस 3p, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि इस p की वैल्यू 10/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्राइस की वैल्यू 10/3 के बराबर नहीं, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि p इज इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 10/3। p 10/3 से कम या 10/3 के ऊपर ज्यादा होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कंज्यूमर डिमांड क्या कर देगा? 0 कर देगा। अब क्योंकि 20 के 20 कंज्यूमर की आइडेंटिकल डिमांड फंक्शन है और इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या निकलवाया है? मार्केट डिमांड निकलवाया है। तो आप क्या करेंगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि 20 का अलग अलग जोड़ेंगे। तो सिंपली हम कर लेते हैं, डी मार्केट पी इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में 10 माइनस 3p, एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग। अलग 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 20 को जोड़ें या एक साथ इसको हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो यानी कि 200 माइनस 60p, जिसमें कि p की वैल्यू 10/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका क्या है? मार्केट डिमांड हो गई। किसमें? इस केस में। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस which I found कि इंटरेस्टिंग है। बाकी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बिल्कुल सिंपल हैं, so no need to worry about it and you can easily solve them. So this is all about today's video and I hope you like the session for today, and if you have any problem still, then you can write in the comment box. Till then, have a nice day.